मेरे साथ जनाब फयाज़ बिलाना साहब इस वक्त हैं, और फयाज़ बिलाना साहब हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। और वो व्यूअर्स जो हमारे यूट्यूब पे बाद में आएंगे, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड गिव अस अ फीडबैक। मुझे इससे बेशुमार लोग फयाज़ बिलाना साहब का नंबर मांगते हैं। मेरे दिल में चाहे आप पॉलिटिशियन हैं, चाहे आप जर्नलिस्ट हैं, हमारे नंबर्स पब्लिक नंबर हुआ करते हैं। आई ऑलवेज पास। फयाज़ बिलाना साहब, सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। आपका प्रोग्राम देखने वालों को मेरी तरफ से भी अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। फयाज़ बिलाना साहब, पाकिस्तान की सूरत है, इलेक्शंस तो अल्टीमेटली आज आपके प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर काकर साहब ने भी जो पहले ये कह रहे थे कि पाकिस्तान की जो हालात हैं थोड़े मखदूश हैं, बट अल्टीमेटली नाउ टुडे ही सेड कि जनाब सोलंकी साहब की हाँ में हाँ उन्होंने मिलाई है, एंड उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में इलेक्शन हर हालत में 8 फरवरी को ही होना चाहिए। पीपल्स पार्टी भी बड़ी पुरुमीद है। जनाब गिलानी साहब ने कहा है कि शाह महमूद कुरैशी मुझे याद करेंगे और पीपल्स पार्टी जीतेगी, कुछ एक प्रॉमिसेस किए हैं। तो थोड़ा सा बताइएगा कि इलेक्शंस के रिज़ल्ट तो मुझे कुछ और नज़र आ रहे हैं, पीपल्स पार्टी तो मुझे कहीं भी नज़र नहीं आ रही, बट पीटीआई को भी ऑफ कोर्स दे विल नेवर लेट पीटीआई गो इन एंड दे हैव डन एवरी पॉसिबल थिंग। तो क्या फरमाएंगे तमाम सूरत हाल में? असल में पीपल्स पार्टी को अपनी सियासी कारकर्दगी का एहसास है कि पिछले 5-10 सालों में उनकी जो सियासी कारकर्दगी थी, और स्पेशली सिंध से जो खबरें आ रही थी, ठीक है उन्होंने हेल्थ सेक्टर में कुछ काम किया है, इसके अलावा वहाँ से जितनी खबरें आ रही थी उनके अगेंस्ट ही आ रही थी। क्योंकि जब आपको एक प्रोविंस में हुकूमत मिलती है और वहाँ अगर आप वाकई लोगों की लाइफ में, लोगों की ज़िंदगी में कुछ डिफरेंस लेके आते हैं, तो उसका इम्पैक्ट पूरे पाकिस्तान में होता है, एंड देन यू कैन मूव ऑन। फिर आप दूसरे प्रोविंस में, तीसरे में या मरकज़ में आपको चांस मिलता है, जिस तरह पीटीआई को मिला था कि केपीके में उन्होंने काम किया था, डिलीवर किया था। और अभी आप देखें वो बीआरटी पेशावर जो एक उनकी बस सर्विस थी, उस पर उस वक्त बड़ी तनकीद हुई थी, शुरू में उनसे गलतियां भी हुई थी, लेकिन इस वक्त अभी मोस्ट रिसेंटली उन्हें 5 अवार्ड्स मिले हैं इंटरनेशनल किसी कंपटीशन में, उसको एवेल्युएट किया गया है, तो उसको वन ऑफ द बेस्ट पब्लिक ट्रांजिट बस सर्विस का अवार्ड मिला है। तो अगर आप काम करें तो वो डिलीवर करें तो नजर आता है। फॉर एग्जांपल इन्वायरमेंट में केपीके में इमरान खान ने बहुत काम किया, टूरिज्म के हवाले से बहुत काम किया, पुलिस के हवाले से वहाँ काफ़ी रिफॉर्म्स पाकिस्तान की, फिर टीचर्स के हवाले से उनको ऑनलाइन उन्होंने उनकी हाजिरी लगा दी। तो वहाँ उस वक्त केपीके से ये खबरें आ रही थी उस गवर्नमेंट में, जब पिछली दफ़ा पीटीआई की गवर्नमेंट थी, कि वहाँ महकमा माल के जितने ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग, पटवारी, गिरदावर और ये लोग जो होते थे, या जो टीचर थे, वो कहते थे हमसे हमें कोई गोल्डन हैंडशेक हो जाए, हम ये जॉब करना नहीं चाहते, अब हम छोड़ना चाहते हैं, रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, अर्ली रिटायरमेंट की खूबसूरत निकल आए, हम छोड़ना चाहते हैं। तो उनसे लोग पूछते थे कि आप क्यों छोड़ना चाहते हैं, गवर्नमेंट की जॉब तो लोग नहीं छोड़ते, आप क्यों, पक्की नौकरी है आपकी, आप क्यों छोड़ रहे हैं? तो वो कहते थे जब से इमरान खान की गवर्नमेंट आई है इसने इतनी सख्ती कर दी है, अब हम एक दिन भी कोई गैर कानूनी किस्म की, या वो जिसको कहते हैं फर्लू लगाना, वो हम छुट्टी नहीं कर सकते। इनका ऑनलाइन सिस्टम है, हम जब जॉब पे पहुंचते हैं तो उन्हें पता चल जाता है, जब जॉब से निकलते हैं पता चल जाता है, क्लास में बैठे होते हैं पता चल जाता है, क्लास से बाहर निकल के अगर टीचर आपस में बैठ के गप लगा के चाय पी रहे हैं और बच्चों का टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उसका पता चल जाता है। वी आर नॉट एबल टू डू दैट, ऑल दैट काइंड ऑफ अयाशी जो पहले हमारी चल रही थी वो खत्म हो गई है। यही रेवेन्यू डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम था, यही एजुकेशन डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम था, यही हेल्थ डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम था। तो वहां लोग जॉब छोड़ने के लिए तैयार बैठे हुए थे, लेकिन वहां डिलीवर किया, उसकी खबर मरकज तक पहुंची तो इमरान खान को पंजाब में भी और फिर ओवरऑल भी इतने वोट मिल गए कि उनकी गवर्नमेंट आ गई। इसी तरह अगर पीपल्स पार्टी ने काम किया हुआ होता तो आज उनके चांसेस थे। अब पीपल्स पार्टी ने काम तो किया कोई नहीं, उन्हें पता है कि हमारी कारकर्दगी क्या है, तो इसलिए वो इस दाव पे बैठे हुए हैं कि कब पीटीआई की और मुस्लिम लीग नून की लड़ाई मरकज से एक दफा फिर हो, और उन मुख्तदर हलकों से, और सीधी बात की जाए तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और हमारे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब से और DGISI जनरल नदीम अंजम साहब से उनकी लड़ाई हो, तो फिर हमारा दरमियान में से कोई चांस निकले। वो चांस पे बैठे हुए हैं, और इसीलिए आपने देखा कि वो तनकीद भी करते हैं तो नवाज शरीफ पे करते हैं, बिलावल करते हैं, या कभी कभी उनका दिल करे तो वो इमरान खान की तरफ रुख करते हैं, लेकिन वो इमरान खान की तरफ वो नरम रवैया रखे हुए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि पब्लिक आगे से बहुत बुरी तरह रिस्पॉन्स करेगी। अब उन्हें यह पता है कि पब्लिक नवाज शरीफ के खिलाफ तनकीद सुनने के लिए तैयार है, इसलिए बिलावल वही तकरीर करते हैं जो पब्लिक सुनना चाहती है, और वो नवाज शरीफ के शहबाज शरीफ के खिलाफ सुनना चाहते हैं। अब शहबाज शरीफ ने ताज़ा स्टेटमेंट ये दी है कि जी पीपल्स पार्टी महंगाई का गिला करती है, हालांकि हम तो इत्तेहादी थे, हम इकट्ठे थे। इसका मतलब है वो ये कह रहे हैं कि महंगाई हुई है, और जो उनकी तनकीद है वो ठीक है, लेकिन गलती वो निकाल रहे हैं ये कि ये तनकीद क्यों कर रहे हैं जब ये इत्तेहादी थे।
इसका मतलब है उनके इल्जामात को जायज तस्लीम कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब कि हाँ वाकई हम नाअहल थे, हम नालायक थे, हमारी वजह से महंगाई हुई, हमारी वजह से लॉलेसनेस हुई, हमारी वजह से सारे प्रॉब्लम हुए, तो वो मान रहे हैं। मैं तवक्को कर रहा था कि आप पूछेंगी कि ये जनरल अपने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा साहब ने जो बल्ला वापस लिया है उसका क्या हुआ है, उस पर बात ना कर लें? आप कर लें, मगर वो तो देखें जो अब बिल्कुल आप उसमें करें, मगर मुझे तो अब आगे का आ रहा है कि जो पीटीआई का अगला क्या लाया अमल होगा, बिकॉज वो जो उन्होंने करना था उनको जो बैकलैश उसका मिला है। हाँ, ये बात ज़रूर करने कि काजी फायज ईसा के बयान के बाद इंडिया के एक जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने जो उनको कहा है और जो पाकिस्तान की बेइज्जती हुई है, और जिस तरह से बहुत सारे जर्नलिस्ट जो आज तक पीटीआई के अगेंस्ट बात करते रहते वो भी चेंज हो गए, और हामिद मीर ने यहाँ तक लफ्ज़ कह दिया कि जिन्होंने नहीं भी पीटीआई को वोट डालना था वो भी अब वोट डालेंगे। इस पे अगर बात करें तो ज्यादा बेहतर है। बदला लेना था ले लिया, उसने बदला ले लिया। इंडिया के एक्स चीफ जस्टिस वो तो चलें, उनसे तो वो पहले भी उनके खिलाफ बात करते रहे, अब भी की होगी। हाँ, ये जो चेंज आई है, जो जस्टिस काजी फायज ईसा के हामी जर्नलिस्ट थे, फॉर एग्जांपल मतीउल्लाह जान थे, फॉर एग्जांपल असनात मलिक थे, और जो जर्नलिस्ट उनके हक में बातें कर रहे थे, असद तूर बहुत जूनियर रिपोर्टर है और मैं कोई इतना क्रेडिबल उसे नहीं समझता, लेकिन उस बंदे ने भी भरपूर हमायत पहले करता रहा काजी फायज ईसा की। अब उसने जो यू टर्न लिया है और ये सारे अब काजी फायज ईसा के खिलाफ बोल रहे हैं, ये एक चेंज है। और इसी तरह सना बुच्चा और एक लंबी लिस्ट है जो एंटी इमरान खान थे, लेकिन अब इस वक्त वो काजी फायज ईसा के इस फैसले की वजह से टोटली जो है वो पाकिस्तान में वो कहते हैं कि का स्टैंस ही बदल गया है। अच्छा, अब मैं इन चीजों पे नहीं जाता, मैं इन चीजों पे जाता हूं कि पब्लिक क्या सोच रही है, पब्लिक क्या करेगी। पब्लिक इंपॉर्टेंट है इस वक्त ये जर्नलिस्ट, ये मीडिया, ये जजेस, ये पॉलिटिकल पार्टीज, ये पॉलिटिकल लीडर्स यकीन माने इस वक्त इररिलेवेंट हो चुके हैं। इस वक्त पब्लिक ने सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है, और टेक्निकली अगर सोचा जाए तो इस वक्त है ही उनके हाथ में सारा फैसला। अब 8 फरवरी को होना है, 8 फरवरी तक अगर ये पब्लिक इसी तरह जो उन्होंने तय किया हुआ है और उस वक्त उस तरफ वो गामजन रहे अपने फैसला सुनाने की तरफ, क्योंकि 8 फरवरी को पाकिस्तान के 12 करोड़ 70 लाख लोगों ने, जो वोटर्स हैं 12 करोड़ 70 लाख वोटर हैं, उन्होंने अपना फैसला सुनाना है। हमारे पिछले इलेक्शन जो हुआ था 2018 में, उसमें 10 करोड़ 60 लाख थे, अब 2 करोड़ 10 लाख नए ऐड हो गए हैं। ये 2 करोड़ 10 लाख तो वो हैं जो अभी ताज़ा इस काबिल हुए हैं कि वो इलेक्शन में अपना वोट कास्ट करें, और ये सारे इनमें से 90% इमरान खान के हामी हैं। और जो इलेक्शन पहले हमारे मुल्क में पार्टी जीतती थी उसके वोट कितने होते थे? 1,65,000 इमरान खान पीटीआई के थे पिछली दफा जब उन्होंने हुकूमत बनाई थी, 1,30,35,000 मुस्लिम लीग नून वालों के थे जो अपोजिशन में थे, और 65 लाख पीपल्स पार्टी के थे पाकिस्तान भर में वोट, और 26 लाख मौलाना फजल रहमान साहब के पाकिस्तान भर में वोट थे। अब फॉर एग्जांपल अगर 1 करोड़ आप 1 लाख कर दें, मैं डर गई, मैं आपको रोकना नहीं चाहती थी, आपने कहा 1 करोड़। मैं आपको बताता हूँ होगा क्या, पब्लिक क्या करेगी, पब्लिक क्या करेगी मैं वो बताना चाहता हूँ। पब्लिक अब ये करेगी, काजी फायज ईसा साहब ने बल्ला ले लिया। अब इमरान खान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हुआ था पिछली गवर्नमेंट में? ये हुआ था कि लोग लोटे हो गए थे। राजा रियाज और उनके साथ को 20-25 MNA जो हैं वो सिंध हाउस में जाके बैठ गए थे। जरदारी साहब ने उनका सौदा कर लिया था, खरीद लिया था उन्हें जरदारी साहब ने, और सिंध हाउस में बिठा लिया था। अब लोगों का एतबार उठ चुका है इन इलेक्टेड MNA से। काजी फायज ईसा साहब ने अपनी तरफ से इमरान खान के साथ और पीटीआई के साथ दुश्मनी की है उनसे बल्ला वापस लेके, लेकिन मैं समझता हूं कि इमरान खान को और पीटीआई को काजी फायज ईसा साहब का शुक्रगुजार होना चाहिए। कैसे शुक्रगुजार होना चाहिए? कि पहले लोगों को बिल्कुल इन MNAs पे पहले तो आंखें बंद करके लोगों ने ठप्पा लगा देना था बल्ले पे, और इन्होंने MNA बन के असेंबली में पहुंच जाना था, और असेंबली में पहुंच के फिर ये राजा राजाज टाइप कोई ग्रुप एक बन जाना था 15-20 का, और फिर यही होना था इमरान खान के साथ। अब चूंकि बल्ला चला गया है, अब किसी के पास चैनक है, किसी के पास फुटबॉल है, किसी के पास चिमटा है, किसी के पास चारपाई है, किसी के पास बैंगन है। अब लोगों को बिल्कुल ही नहीं यकीन कि ये तो जीत ही आजाद रहे हैं। अब ये असेंबली में जाने के बाद क्या पीटीआई को वोट देंगे या नहीं देंगे, उसकी तसल्ली के लिए अब जब लोग वोट मांगने के लिए बाहर जाएंगे तो एक एक हलके में, एक एक जलसे में, एक एक कॉर्नर मीटिंग में लोग उनसे कहेंगे कि जनाब ये हमने कुरान मजीद उठाया हुआ है, रखें इस पे हाथ हम सब लोगों के सामने, और कहें कि हम आपको जिताएंगे तो जीतने के बाद आप पीटीआई ज्वाइन करेंगे, नहीं तो आप रिजाइन कर देंगे सीट से। अब ये होगा कोई बंदा, क्योंकि लोग अब कुरान से कम पे किसी पे राजी नहीं हो रहे। लोग अब आम इंतखाबी जलसों में, कॉर्नर मीटिंग्स में आप देखेंगे कि लोग कुरान पे हलफ लेंगे इन MNA से, और कोई 1 दफा हलफ दे, 2 दफा दे, 10 दफा दे, 1 दफा दे या 10 दफा दे, हलफ हलफ होता है।
और उनकी वीडियोस बनेगी, और जब लोग इस तरह कुरान पे हल्फ देंगे कि हाँ हम जीतने के बाद, आपका वोट लेने के बाद, ये अमानत है आपका वोट हमारे पास, और हम जाके इमरान खान की मर्जी के मुताबिक ही असेंबली में इसे इस्तेमाल करेंगे, तो यकीन माने ये लोग इनहराफ नहीं कर सकेंगे और वो लोटाइज्म का खात्मा हो जाएगा। इस बैंगन की वजह से, इस चिमटे की वजह से, इस चारपाई की वजह से यकीन माने लोगों का इतबार उठ गया है और लोग कुरान से कम पे राजी नहीं होंगे। ये होने वाला है अगले हफ्ते, 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में, और लोग फिर उस पे कायम रहना पड़ेगा लोगों को, क्योंकि उन्होंने कुरान पे पब्लिकली हाथ रखा हुआ होगा। जी बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी डिटेल से बताया। मगर सर आपको मैं एक बात बताती हूँ, ये सिस्टम जितना करप्ट हो चुका है ना, और जिस चीज़ की बुनियाद डाली गई है, आगे भी आपको पता है आज़ाद उम्मीदवारों की कीमत ज़्यादा अच्छी लगा करती होती थी। आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू गो इन अ वेरी बैड डायरेक्शन। मैंने आपसे जो सवाल किया था ना कि वो लोग जो कि उनके हक़ में बोलते थे, उन मेजॉरिटी जो है इज़ अगेंस्ट, और ज़ाहिर है पाकिस्तानी सहाफ़त में एक बड़ा नाम है जनाब हामिद मीर साहब का। ये कोट एंड कोट्स में उन्होंने ख़ुद ये लफ्ज़ कहा कि जिसने नहीं भी वोट डालना था उसने अब पीटीआई को वोट डालना है, क्योंकि काजी फायज़ ईसा साहब ने सही नहीं किया जो किया। और एक सवाल मेरा और यहीं पे आपसे बनता है कि ये जो नाअहली का केस है, ये परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने से शुरू हुआ था। एक आदमी जिसको आपकी कोर्ट ने सजाए मौत दी हुई है, मर गया वो आदमी, यानी उसकी बेशुमार गलतियों में उसकी एक चीज़ को संभाल के रखा हुआ है। उसके बारे में भी अगर आप कुछ कह सकते हैं तो कह लें। अच्छा, ये नाअहली वाला जो है, ये लोगों को क्लियर था कि इमरान खान को इन्होंने नाअहल करना है, इमरान खान को इलेक्शन से बाहर रखना है, इमरान खान को इलेक्शन नहीं लड़ने देना, लेकिन पार्टी को बाहर रखना उनके लिए नामुमकिन हो रहा है। फॉर एग्जांपल, आपने बल्ला निकाल लिया, अब आप क्या करेंगे? आज़ाद उम्मीदवार तो लोग खड़े हैं, सबसे ज्यादा इनको उम्मीद थी कि शायद हम ये पकड़ धकड़ करेंगे तो लोग पीटीआई का टिकट लेने के लिए आगे ही नहीं आएंगे। सबसे ज्यादा टिकट के उम्मीदवार पीटीआई के हैं, और अब जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो लिस्ट पीटीआई वालों ने जारी कर दी है, यकीन माने वो लोग चाहे अंडरग्राउंड है, फॉर एग्जाम्पल हमाद अजहर है या मुराद सईद है या और बहुत सारे लोग अंडरग्राउंड हैं, यकीन माने वो बाहर भी ना आए, एक दिन कंपेन ना चलाएं, एक दिन वो वोट मांगने ना जाएं, लोगों ने फिर भी उन्हें वोट देने हैं और लोगों ने जिताना है उन्हें। और स्पेशली क्योंकि इमरान खान के साथ यूथ जुड़ी हुई है, और उस यूथ की वजह से प्रॉब्लम ये आ रहा है कि अभी तक एक जलसा किया है अपना मरियम नवाज ने, और उस जलसे में भी कहते हैं कि वो सब ही तकरीबन कराए गए लोग थे। इसके अलावा जो कॉर्नर मीटिंग्स हो रही हैं, जावेद लतीफ की एक कॉर्नर मीटिंग इन्होंने दिखाई है, उसमें यकीन माने एक तंग सी गली में उन्होंने वो कॉर्नर मीटिंग जलसा किया। 3 कुर्सियां राइट साइड पे थी और 3 लेफ्ट पे थी, दरमियान में से वॉक करने का रास्ता था। और जब जावेद लतीफ साहब इंटर हुए उस पंडाल में, और वहां जो स्पीकर पे जो बंदा अनाउंस कर रहा था, उसने बहुत कलाबे मिलाए जमीन आसमान के और तारीफों के पुल बांधे के जनाब तशरीफ लाते हैं जावेद लतीफ साहब। और जावेद लतीफ साहब जब पंडाल में दाखिल हुए और आगे उन्होंने देखा कि आगे कोई बंदा ही कोई नहीं बैठा हुआ, तो जावेद लतीफ साहब ने इंतहाई गुस्से में वो जो फूलों के हार उनके गले में पहनाए हुए थे उन्होंने निकाल के टेबल पे फेंके और खड़े खड़े 2 बातें करके वो निकल गए। और यकीनन बाद में उन्होंने कहा होगा कि आइंदा मैं कानों को हाथ लगाता हूं, मैं आपकी किसी जलसे में उसमें नहीं आऊंगा। 1-2 कॉर्नर मीटिंग्स तक ये नहीं कर पा रहे। ये आने वाले दिनों में मजीद हालात इनके तंग होंगे। और फॉर एग्जाम्पल, काजी फायज़ ईसा साहब ने फैसला सुना दिया, अगले दिन जो जस्टिस मुसरत हलाली की जो स्टेटमेंट थी उससे अंदाजा हो गया कि काजी फायज़ ईसा साहब क्या गेम कर रहे हैं। इसी वजह से जस्टिस एजाजुल हसन ने रिजाइन किया था। क्यों उनसे कोई मशवरा नहीं किया जाता था। अब काजी फायज़ ईसा साहब कर क्या रहे हैं कि वो खुद तो चीफ जस्टिस हैं। पहले तो उन्हें इखलाकी तौर पर तो इमरान खान और पीटीआई के खिलाफ किसी भी केस की हियरिंग में बैठना ही नहीं चाहिए। अगर वो इखलाकी तौर पर किसी आला ज़र्फी का मुजाहरा करें तो वो बाकी जजेस को कहें ठीक है आप सुने, जो फैसला आप करना चाहते हैं आइन कानून कायदे के मुताबिक आप करें, मैं नहीं बैठता। क्योंकि एक बाहर मेरे बारे में ये है कि शायद ये तासुर ये है कि मैं रिवेंज उनके बारे में एक रखता हूँ कि उनके दौर में मेरे खिलाफ ये हुआ था। लेकिन उन्होंने नहीं बुलाया और उन्होंने क्या किया कि 2 जूनियर किस्म के जज, जस्टिस मुसरत हलाली द मोस्ट जूनियर जज हैं, अभी मोस्ट रिसेंटली उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ज्वाइन किया पेशावर हाई कोर्ट से, उन्हें साथ बिठा लिया। दूसरे मोहम्मद अली मजहर को बिठा लिया और वहां उन्हें बोलने भी नहीं दिया और उनसे साइन करा लिए। क्यों कि अगर उन्होंने आंखें खोल के साइन किए होते जस्टिस मुसरत हलाली ने, तो अगले रोज ये ना कहती अपनी अगली हियरिंग में कि जनाब एक पार्टी के पीछे, इलेक्शन कमीशन वालों आप एक पार्टी के पीछे लगे हुए हो। अगर जस्टिस मुसरत हलाली साहबा को ये पता है कि इलेक्शन कमीशन एक पार्टी के पीछे लगा हुआ है, तो 2 दिन पहले उन्होंने काजी फायज़ ईसा साहब के साथ मिलकर उनसे बल्ले का निशान वापस क्यों लिया था, जब वहां लतीफ कोसा और बाकी पीटीआई के वकला चीख चीख कर कह रहे थे कि ये हमारे दस्तावेजी सबूत इस फाइल में लगे हुए हैं, ये देख लें, हम सीडी भी बना के लें या सीडी देख लें, ये प्रूफ देख लें। उन्होंने कोई प्रूफ नहीं देखा और 2 रोज बाद ये कह रही हैं कि आपको और कोई पार्टी नजर नहीं आती, आप एक पार्टी के पीछे लगे हुए हैं। अगर आप वाकई समझते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान कि एक पार्टी के साथ ज्यादती हो रही है,
तो आप किसी वक्त भी आप जो है सो मोटो एक्शन ले सकते हैं और बुलाएं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और उनको। और चीफ इलेक्शन कमीशन में भी अब क्या हो रहा है, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद तो अपनी जाती वजूहात पे या हेल्थ के इश्यूज पे किसी वजह से रिजाइन कर गए, अब एक ढूंढ के तलाश करके एक और ब्यूरोक्रेट को सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन लगाया गया है। फिर पंजाब के जो सूबाई इलेक्शन कमिश्नर थे वो पता नहीं क्यों रिजाइन कर गए, उनकी खबर दब गई, लेकिन नए इलेक्शन कमिश्नर जहाज अनवर चौहान साहब को लगा दिया गया है। अब कोशिश ही होती है कि अपना बंदा मर्जी का लगाया जाए। अब पंजाब गवर्नमेंट जो मोहसिन नकवी साहब वज़ीर आला पंजाब हैं वो इस हद तक बायस्ड हैं कि दानियाल अजीज ने एहसन इकबाल की मुखालफत की है, तो दानियाल अजीज ने कल अपना पहला जलसा करने की कोशिश की तो वहां पुलिस गई और उनका सारा जलसा, वहां उनके माइक वाइक उखाड़ दिए, कुर्सियां उठा ली, टेंट उखेड़ दिए, वो बेचारे जलसा नहीं कर सका। वो दानियाल अजीज मुस्लिम लीग नून का बंदा है लेकिन उसे टिकट नहीं मिला, वो आजाद इलेक्शन लड़ रहा है। एहसन इकबाल सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून के खिलाफ, उसको भी ये जो है जलसा नहीं करने दे रहे। तो इस हद तक अगर बायस्ड हो जाएगी हमारी जो हमारी इस वक्त इंतजामिया है या हमारी केयर टेकर गवर्नमेंट फेडरल है या प्रोविंशियल है, अगर इस हद तक हो जाएंगी तो अल्टीमेटली पब्लिक जितने इनके एक्शन होते हैं मजीद उनके खिलाफ होते हैं। क्या दानियाल अजीज का एक जलसा उखेड़ने से वोट ज्यादा दानियाल अजीज के बने होंगे? अगर वो जलसा कर लेते तो इतने लोगों को वो अपनी बात का कायल ना कर सकते। बनिस्बत उनका जलसा उखेड़ा गया, अब ज्यादा लोग उनके साथ जुड़ गए होंगे जहां जलसा उखेड़ा गया था। जी बहुत शुक्रिया। मेरे एक बहुत प्यारे भाई हैं, मैं आपका नाम नहीं कहूँगी। मेरा ख्याल था कि लोग कहते हैं पीटीआई वालों की ज़बान बुरी है, मेरा ख्याल है इखलाक तो हम तमाम का बिगड़ चुका है। आई गारंटी इखलाकी तौर पर पीटीआई वाले को आसमान से तो नहीं उतरे ना। नहीं मगर इस वक्त जो हम अपनी नफरत में और अपनी उस चीज में जो जुबान इस्तेमाल करते हैं, इट्स वेरी सैड। द पेशेंस लेवल इज गॉन बियॉन्ड एनीथिंग कि अगर जो जुबान इस्तेमाल करते हैं दैट इज नॉट अप्रोप्रिएट। हमारा जो सिक्का राइजुल वक्त, हमारी जो राइजुल वक्त सियासत है ना, उसके मुताबिक तो इमरान खान इंतहाई नालायक आदमी है। उसके 2 बेटे थे, वो उनको भी सियासत में नहीं लेके आया। उसने अपनी पार्टी बनाई तो कहाँ से बंदे लिए? कोई पीपल्स पार्टी से लिए, कोई नून लीग से लिए, कोई जमात इस्लामी से आ गए, कोई यूआई से आ गए, इधर उधर से ही बंदे आए ना, और यहाँ से ही लेने थे। ज़ाहिर है उनके हर एक की जेब में कौमी शनाख्ती कार्ड है पाकिस्तान का, और जो आना चाहे उसके पॉलिटिकल पार्टीज के दरवाजे खुले होते हैं। तो इमरान खान की पूरी पॉलिटिकल पार्टी इन्हीं लोगों में से है। लेकिन देखना यह है कि क्या वो परफॉर्म वेल कर रहा है, क्या वो बेटर परफॉर्म कर रहा है, कि वो पहले वालों से निस्बतन बेहतर है। मेरे ख्याल में बेहतर है, इसीलिए लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं। और फिर देखें कि ये जो तह दर तह लोग नकाब हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो है और सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल है। अब बार काउंसिल के जो इस वक्त प्रेसिडेंट हैं अपने हसन रजा पाशा साहब, हमारे चकवाल के हैं, थारो जेंटलमैन है, नाइस आदमी है। इनके वालिद साहब भी लॉयर थे, बहुत अच्छे लॉयर थे और बड़ी इज्जत थी इनकी। इनके छोटे भाई मोहसिन रजा खान मेरे क्लास फेलो हैं, मैं उन्हें फैमिली से जानता हूँ, बहुत अच्छे आदमी हैं। लेकिन वो मुसलसल इस कोशिश में थे कि वो इमरान खान के खिलाफ बोलते थे। लेकिन अब पाकिस्तान बार काउंसिल के अंदर भी और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन इस वक्त जो जीती हुई है, शहजाद शौकत साहब जो उसके प्रेसिडेंट हैं, वो बेसिकली आसमा जहांगीर ग्रुप है और उन्हें इंडिपेंडेंट ग्रुप कहा जाता है। अब इंडिपेंडेंट ग्रुप जो आसमा जहांगीर ग्रुप है, ये वक्त का आप सितम ज़रीफी देखें कि इस वक्त वो काजी फायज ईसा साहब के साथ और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ और मुस्लिम लीग नून के साथ और पीपल्स पार्टी के साथ खड़ा है वो ग्रुप। लेकिन उस ग्रुप के अंदर से आवाजें उठना शुरू हो गई हैं कि दैट्स इट, बहुत हो गई, हम मजीद काजी फायज ईसा साहब को सपोर्ट नहीं कर सकते। इसी तरह जो दूसरा ग्रुप था हामिद खान साहब और मुनीर मलिक साहब का, जिसे प्रोफेशनल ग्रुप कहते हैं, जो इलेक्शन तो नहीं जीत सके लेकिन बड़ा ग्रुप है ज़ाहिर है। जब काजी फायज ईसा साहब के खिलाफ केस बना था इमरान खान के दौर में, तो ये हामिद खान और ये सारे लोग काजी फायज ईसा साहब के वकील थे, उनके साथ खड़े थे और इमरान खान की गवर्नमेंट के खिलाफ खुल के बात कर रहे थे। और उस वक्त उन्होंने अपने हिसाब से समझा था कि काजी फायज ईसा के साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन आज हामिद खान साहब उसी कोर्ट में इमरान खान को डिफेंड करने के लिए खड़े हुए और काजी फायज ईसा साहब ने उनकी कोई परवाह नहीं की और इमरान खान के और हामिद खान के खिलाफ फैसला सुनाया। अब क्या आप समझते हैं कि प्रोफेशनल ग्रुप, इंडिपेंडेंट ग्रुप, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार काउंसिल के अंदर जो वकला हैं, क्या उन पे असर नहीं होगा? और फिर बहुत सारे वकला इस वक्त कैंडिडेट हैं मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के, वो ये सारी सूरत हाल देखते हैं और जब वो टेलीविजन चैनल्स पर जाते हैं, मुख्तलिफ जगह सोशल मीडिया के प्रोग्राम्स में जाते हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं है काजी फायज ईसा को डिफेंड करने के लिए। और जब काजी फायज ईसा को डिफेंड करने के लिए जवाब नहीं है तो इसका मतलब है इलेक्शन कमीशन चेयरमैन जो है हमारे राजा सिकंदर सुल्तान साहब, उन्हें डिफेंड करने के लिए कुछ नहीं है। और जब इन दोनों को डिफेंड करने के लिए कुछ नहीं है तो फिर इनके ऊपर जो इनके बड़े बॉस हैं, अपने आर्मी चीफ हमारे आसिम मुनीर साहब, उन्हें भी डिफेंड करने के लिए कुछ नहीं है। और फिर ताज़ा तरीन जो वाक़या हमारे साथ ईरान में हो गया, उसमें अब लोग कह रहे हैं कि वो एक मशहूर हुआ था ना इनका, इन्होंने लिखा था कि हम मसरूफ़ थे, तो वो बेसिकली इनके पास और कुछ नहीं है, सिर्फ बताने के लिए ये है कि वो जो ईरान के रॉकेट हमारे मुल्क के अंदर गिराए गए हैं, हम
मसरूफ थे। कहाँ मसरूफ थे? हमारी ये जो टॉप 10 और कभी टॉप 3 में थी ISI, और उसके जो लोग थे वो मसरूफ थे कैसरा इलाही से उनके जो नामजदगी के कागजात थे वो छीनने में, वो मसरूफ थे जरताज गुल को अरेस्ट करवाने में, वो मसरूफ थे ईमान वसीम जो अटक से मेजर ताहिर सादिक की बेटी हैं, MNA की उम्मीदवार हैं PTI की तरफ से, उन्हें अरेस्ट करने की ताने बाने मिला रहे थे। वो मसरूफ थे स्क्रीन शॉट अवाब अलवी के, आरिफ अलवी के बेटे के स्क्रीन शॉट महफूज करने में, वो महफूज थे बाकी जजेस के हाथ जो वकला थे इमरान खान के वकला, उनके घरों में छापे मारने के लिए और बैरिस्टर गौर के बेटे का कंप्यूटर छीनने में मसरूफ थे। हमारी मसरूफियत कुछ और हो गई, और इसी मसरूफियत इन्हीं कमजोर लम्हों में जो आपके दुश्मन होते हैं वो आप पे हमला करते हैं। ईरान हमारा दुश्मन नहीं है, लेकिन अगर वो जैशुल अदल जो एक वहां तंजीम है जो पाकिस्तान में कहीं बलूचिस्तान के किसी पहाड़ी एरिया में छुपी हुई है, और उनकी इतलात अगर ईरान की इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास हैं कि जैशुल अदल के लोग यहाँ छुपे हुए हैं और उन्होंने यहाँ उन पे आके हमला कर लिया है क्योंकि हम कहीं और मसरूफ थे, तो हमारे जो BLA के बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लोग हैं जो ईरान में छुपे हुए हैं, यकीनन हमारी ISI के पास भी उनके एक एक ठिकाने की खबर है, लेकिन हम कहीं और मसरूफ हैं। हमारे मिसाइल जो हैं वो ईरान से भी आगे तक मार कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हम मसरूफ हैं। हमें कैसरा इलाही के नामजदगी के कागजात की फिक्र है कि कहीं वो कागजात नामजदगी उसके दाखिल ना हो जाएं, कहीं वो इलेक्शन में खड़ी ना हो जाए और कहीं वो MNA ना बन जाए। जी, बहुत शुक्रिया जनाब फयाज़ विलाना साहब आपका। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी नासिर रहे। पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल सिचुएशन का जब जिक्र कर रहे हैं तो मौलाना फजलुर रहमान साहब अभी रिसेंटली तालिबान को मिल के भी आए हैं, वो बड़ा एम्फसाइज़ कर रहे हैं कि इलेक्शन मुलतवी होने चाहिए। क्या उनकी प्रॉब्लम है? व्हाट आर हिज रिजर्वेशंस? मौलाना फजल रहमान साहब का प्रॉब्लम जो है वो किसी हद तक तो ठीक है कि ठीक है, वहाँ जहाँ जहाँ उनके वो इलेक्शन लड़ते हैं वो KP के में लड़ते हैं या बलूचिस्तान में लड़ते हैं, पंजाब और सिंध और कराची वहाँ ज़रा उनकी कमज़ोरी है, वो नहीं लड़ सकते। लड़काना में पता नहीं किस तरह हिम्मत करके उनके मौलाना राशिद सुमरो भुट्टो वहाँ से इलेक्शन लड़ लेते हैं, वहाँ लड़ते हैं। इसके अलावा वो कहीं और रावलपिंडी, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर के अलावा बड़े शहर जो पंजाब के बड़े शहर हैं, गुजरात, गुजरात, फैसलाबाद, वहाँ उनके उम्मीदवार उस तरह के नहीं होते। हालांकि उन्होंने टिकटें मांगी हैं मियाँ साहब से, लेकिन कैंडिडेट उनके पास नहीं है। उनका मसला यह है कि उन्हें साफ नविश्ता दीवार वो पढ़ चुके हैं, उन्हें नजर आ रहा है कि KPK में डेरा इस्माइल खान से अमीन गंडापुर इतना बेफिक्र हो चुका है कि डेरा इस्माइल खान की तो वो सारी सीटें जीत जाएगा मौलाना साहब से। वो पूरे KPK में, क्योंकि वो PTI का KPK का सरबराह है, तो वो पूरी KPK में शहरियार आफरीदी, अली मोहम्मद खान और बाकी KPK में जो उनके लीडरान हैं वो सारे वहाँ काम कर रहे हैं, एक्टिव हैं और वहाँ कंपेन बहुत कामयाबी से चला रहे हैं। अगर शेर अफजल मरवत को, लकी मरवत से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, अगर शेर अफजल मरवत को अपने हल्के की फिक्र होती तो वो सिंध में जाके और कराची में जाके इंतखाबी मुहिम ना चलाते। वो अपने हल्के की तरफ से लकी मरवत और बन्नू के एरिया से वो मुतमईन है कि मैं वहाँ में जीत जाऊंगा। तो मौलाना साहब को अपनी शिकस्त साफ नजर आ रही है, इसलिए वो बहाने तराश रहे हैं कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए। हालांकि वही पाकिस्तान है जिसके बारे में उनसे ज्यादा नजर हमारे इंटेलिजेंस इदारों की है और हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की है। अगर ऐसी सूरत हाल होती तो सबसे पहले वो जाते इलेक्शन कमीशन के पास कि इलेक्शन मुलतवी करें। दूसरी बात, वो अफगानिस्तान में गए हैं अभी ताज़ा तरीन, ठीक है, उन्होंने ओवरकोट तो बहुत अच्छा पहन के गए और बड़े इस तरह मिल रहे थे वहाँ की गवर्नमेंट के जो उनके मिनिस्टर्स थे कि शायद ये सरबराह मुमलकत हैं पाकिस्तान के, लेकिन उनकी बातें, उनकी गुफ्तगू, उनकी जो भी उनके मुज़ाकरात थे वो सारे खोखले थे, क्योंकि उन्हें पता था उनके पीछे पब्लिक नहीं है। आप इमेजिन करें कि अगर इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर इस तरह अफगानिस्तान में कोई जाता, चाहे वो इमरान खान होता, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, मरियम, शहबाज, मौलाना फजल रहमान, कोई भी इलेक्टेड होता जिसके पीछे पब्लिक होती, तो वो जब बात जाके करता अफगानिस्तान से तो आपको रिस्पांस भी पता चलता, उसका एक्शन भी पता चलता, आफ्टर इफेक्ट्स भी पता चलते। मौलाना साहब गए, फोटोशूट हुआ, वापस आ गए, कुछ पता नहीं चला क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। मौलाना साहब सिर्फ उन्होंने तरद्दुद किया है। हालांकि होता यह है कि जब इस तरह की डेलीगेशन जाते हैं बाहर तो उन्हें 3 जगह पे ब्रीफिंग होती है। ये मैं नॉलेज की बेस पे कर रहा हूँ। हम 1997 में पाकिस्तान और इंडिया का फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स था इंडिया में, तो उसमें हम फॉरेन सेक्रेटरी लेवल, शमशाद अहमद खान सेक्रेटरी हमारे फॉरेन अफेयर्स थे, तो फॉरेन सेक्रेटरी लेवल की मीटिंग हुई थी। तो इस्लामाबाद से शमशाद अहमद खान साहब के साथ हम 6 जर्नलिस्ट गए थे। शीरी मिजारी थी, मैं, मारियाना बाबर, साले जाफर, जावेद कुरैशी और शायद 1-2 और थे, फहद हुसैन थे। हम इस्लामाबाद से जब गए तो हम तो जर्नलिस्ट थे, मुज़ाकरात हमने नहीं करने थे, लेकिन क्योंकि उस वक्त के जो उनके प्राइम मिनिस्टर थे वज़ीर आज़म देव गौड़ा, उनसे हमारी मुलाकात थी प्राइम मिनिस्टर हाउस में, और वहाँ जो कांग्रेस के हेड थे सीताराम केसरी, उनसे हमारी मुलाकात थी, BJP के हेड से मुलाकात थी, ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के मीर वाइज उमर फारूक और सैयद अली गिलानी और इन लोगों से हमने मिलना था।
तो हमें सिर्फ बतौर जर्नलिस्ट जाने के लिए हमें इतना ब्रीफ किया गया था कि हमारी 3 ब्रीफिंग्स हुई थी, एक अपारा में हुई थी, एक रावलपिंडी में हुई थी और एक फॉरेन ऑफिस में हुई थी। 3 ब्रीफिंग्स हमारी हुई थी। हालांकि हमने कोई ऑफिशियल मुज़ाकरात नहीं करने थे, हमने अनऑफिशियली लोगों से मिलना था, गपशप लगानी थी और उनके ख्यालात जानने थे। लेकिन जाहिर है जब जाते हैं तो हमसे भी लोगों ने बातें करनी थी, तो हमें ब्रीफ करके भेजा गया था कि ये हमारा नेशनल स्टांस है इंडिया के हवाले से, इस लाइन के ऊपर आपने रहना है, इससे इधर उधर नहीं होना, बाकी इसके अलावा आप जो करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन हमारा मेन स्टांस ये है। तो मौलाना साहब जब वहां गए हैं तो क्या इन्हें 3-4 जगह पे इनकी ब्रीफिंग नहीं हुई होगी? इतनी मेहनत करके आप मौलाना साहब को भेज रहे हैं लेकिन आउटकम जीरो है, इस वजह से क्योंकि उनके पीछे कुछ नहीं है। आप इमेजिन करें कि इमरान खान या इमरान खान का एक अली शेर अफजल मरवत, जो अभी जुम्मा 8 दिन हुए हैं उसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन किए हुए, या बैरिस्टर गोहर अली अफगानिस्तान चला जाए, बतौर पार्टी हेड ही चला जाए, तो यकीन माने वहां उसकी आवभगत और उसकी गुफ्तगू और उसका आउटकम डिफरेंट होगी, क्योंकि उन्हें पता होगा कि पाकिस्तान के 60%, 70% या 80% लोग इस बंदे के पीछे हैं और इस पॉलिटिकल पार्टी को लोग बैक कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। जी बिलाना साहब, आपकी साथ शमूलियत का अल्लाह मेरे पाकिस्तान का हामी नासिर रहे। मैं एक और बात आपको इंडिकेट करना चाहता हूँ मुख्तसरन। शेख रशीद साहब को दोबारा अरेस्ट कर लिया गया है और सर मेरा ख्याल है वो तो इंटरव्यू भी दे चुके हैं, फिर क्यों अरेस्ट किया गया है? उन्हें एक टास्क दिया गया है, वो जेल जाएंगे, उनकी इमरान खान से मुलाकात कराई जाएगी और एक कैदी दूसरे कैदी के सामने बैठ के नए सिरे से एक नया फार्मूला पेश करेगा कि अब हमारे पिंडी वाले ये सोच रहे हैं फलां चीजों पे आप एग्री कर जाओ, फलां चीज पे वो एग्री करने के लिए तैयार हैं, तो प्लीज लेट्स सेटल दिस डस्ट। मुझे बड़ा दुख है कि वो पाकिस्तान नहीं किया गया, शेख रशीद साहब को मुज़ाकरात करने के लिए भेजा गया है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि उनकी कैबिनेट में रहे हैं, बंदा भी फनकार है और शाह महमूद कुरैशी और परवेज इलाही तो इमरान खान को कायल नहीं कर सके। ये क्योंकि शेख साहब क्लेम करते हैं कि मैं हूँ, तो वो शेख साहब को अरेस्ट इसलिए किया गया, अदरवाइज तो वो आपको पता है आमीन कह चुके हैं। और एक दफा जो बंदा आमीन कह चुका होता है वो किसी वजह से कहता है, उन्हें कुछ दिखाया जाता है, उनके अमाल या फाइल उनकी दिखाई जाती है, या वो वैसे ही घबरा गए थे या उम्र के इस हिस्से में है कि वो मजीद सख्ती बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, वो इंटरव्यू दे चुके हैं, वो आमीन कह चुके हैं, वो जो उनकी मर्जी के मुताबिक उनकी लाइन पे आ चुके हैं, तो वो मुज़ाकरात करने के लिए उन्हें भेजा गया। जी बहुत शुक्रिया फैज़ बिलाना साहब आपकी नॉलेज का, आपकी इन्फॉर्मेशन का। और आज फैज़ बिलाना, कल फिर कोशिश करेंगे इनसे बात करें। और आपकी अपनी ज़ाती राय हो सकती है, मगर प्लीज़ ज़ुबान का इस्तेमाल सही करें। आपको कोई बेनिफिट होगा किसी हुकूमत के आने का, मुझे कम अज़ कम मुझे सिर्फ बेनिफिट है टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ एज़ पाकिस्तानी। आज पाकिस्तान की फ़ौज भी 9वें नंबर के ऊपर आ गई। आप स्टैटिस्टिक्स देखें दुनिया की, इंडिया की फ़ौज नंबर 4 के ऊपर है, फर्स्ट के ऊपर अमेरिका, देन कम्स रशिया एंड देन कम्स चाइना एंड रशिया, और फिर चौथे नंबर पे इंडिया और 9वें नंबर पे आपका पाकिस्तान है, जिसमें हमारी फ़ौज की शायद एक तो तवज्जो बढ़ी हुई है, इट्स वेरी सैड। और दूसरा कुछ शहर के लोग भी जालम सी, कुछ सानू मरन दा शौक भी सी, मैंने और आपने भी अपना रोल बेहतरीन प्ले किया है। बाकी पाकिस्तान की फ़ौज के जो 4 जनरल बने हैं वो भी आपके मेरे जैसे लोग ही हैं, जिनको पैसे की भी ज़रूरत है, जिनको लालच भी है, जिनको हवस भी है। क्योंकि बहुत से लोग झूठ का साथ इस वक्त किस लिए दे रहे हैं, किस लिए वो सरेआम पाकिस्तान में ज़्यादती होती हुई को महसूस नहीं कर रहे, क्योंकि उनको कोई लालच है, कोई मिनिस्टर उनका होगा, कोई मेंबर पार्लियामेंट उनका होगा, कोई वज़ीर आज़म उनका होगा। दैट्स ऑल व्हाट इट इज़। वी आर नॉट सिंसियर टू पाकिस्तान। आई लव यू ऑल, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड आई नीड योर फीडबैक। बिलाना साहब बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।